हाउ यू फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो सेगमेंट में। आज मैं बात करूंगा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के अंदर कुछ रूल्स के बारे में आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में। ओके, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़रा से स्किप मत करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है। अगर हमने किसी वर्ड का ट्रू मीनिंग पता करना हो तो हम इंटरप्रिएट करते हैं। ओके, इंटरप्रिटेशन का मीनिंग ही यही होता है कि ट्रू मीनिंग पता करना हो किसी वर्ड का। ओके, सो इंटरप्रिटेशन के टूल्स क्या हैं, मतलब कि इंटरप्रिटेशन किस तरह से हो सकती है। दो टूल्स हैं इसके, स्टैट्यूटरी टूल्स एंड नॉन स्टैट्यूटरी टूल्स। स्टैट्यूटरी टूल्स कौन से होते हैं? ये वो टूल्स हैं जैसे हमारे पास एक्ट बने हुए हैं, एक्ट में कोई डेफिनेशन दी गई है या फिर एक्ट में कोई एक्सप्लेन किया गया है, वो हमारे पास इंटरप्रिटेट का पहला टूल आ जाता है। जब भी कोर्ट में कोई केस लगेगा तो कोर्ट क्या देखेगी कि एक्ट में क्या लिखा हुआ है, एक्ट में क्या डिफाइन किया गया है, एक्ट में क्या इंटरप्रिएट किया गया है, वो उसको देखेगी। वो हो जाएगा हमारा स्टैट्यूटरी टूल। फॉर एग्जांपल, हमारे पास अगर हमने ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की डेफिनेशन देखनी हो तो हमने जनरल क्लॉज एक्ट को भी रेफ़र करना पड़ेगा और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी को भी रेफ़र करना पड़ेगा। दोनों को रेफ़र करके फिर हम एक डेफिनेशन आएगी हमारे पास, उसको हम कहेंगे हमने किस किस तरह से इंटरप्रेट किया है, स्टैट्यूटरी टूल्स के साथ उसको इंटरप्रेट किया है। लेकिन जो नॉन स्टैट्यूटरी टूल्स होते हैं, मतलब कि जो एक्ट में नहीं डिफाइन होते, ओके, वो कौन से टूल्स हैं, उसको हम कहते हैं रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। हम रूल्स के थ्रू भी इंटरप्रिटेशन जो है कर सकते हैं। वो कौन से रूल्स हैं? सबसे पहले रूल आ जाएगा लिटरल रूल। लिटरल रूल कौन सा होता है? लिटरल रूल होता है ऑर्डिनरी और नेचुरल रूल। मतलब कि किसी वर्ड का हमने नेचुरल मीनिंग समझना है, उसको हम कहेंगे लिटरल रूल हो जाएगा। वो कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको पता है कि जो नारियल है या फिर शुगर केन जिसको हम गन्ना कहते हैं, वो भी एक वेजिटेबल में आता है अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। अगर हम डिक्शनरी की बात करें तो डिक्शनरी में सारे वेजिटेबल्स में नारियल और गन्ना भी इंक्लूड है। लेकिन एक आम आदमी की भाषा में नारियल और गन्ना ये वेजिटेबल नहीं हैं, इनको सब्जियां नहीं कहते हम। ओके, इनको सब्जी नहीं कहा जाता, ये या फिर फ्रूट आ जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, सो इसको गन्ना नहीं कहा जाता। सो हमारी सुप्रीम कोर्ट ये रूल ये कहता है कि हमने क्या करना है, हमने नेचुरल मीनिंग देना है। जैसे लोग क्या कहते हैं हम वो देखेंगे कि जो जो सारी सोसाइटी क्या कह रही है उसके बारे में हम वो देखेंगे, वही जो है इंटरप्रिटेशन मानी जाएगी, उसका ट्रू मीनिंग माना जाएगा, उसका ट्रू वर्ड माना जाएगा। लाइक गन्ना हो गया, नारियल होगा, हम सोसाइटी में देखेंगे इसको क्या कहते हैं, इसको चाहे फ्रूट कहते हैं, तो वेजिटेबल की डेफिनेशन में नहीं आएंगे क्योंकि हमने ट्रू मीनिंग निकाल लिया सोसाइटी के देखते हुए। लिटरल रूल यही कहता है कि हमने नेचुरल मीनिंग समझना है उसका। नेचुरल मीनिंग मतलब कि सोसाइटी क्या कहती है। ओके, इसकी एक मैक्सिम है, एब्सोल्यूटा सेंटेंटिया एक्सपोस्टोर नॉन इंडिजिट। ओके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर एक वर्ड का एक मीनिंग निकल रहा है तो हमने उसको फर्दर इंटरप्रिएट नहीं करना। जब किसी वर्ड का एक मीनिंग निकल रहा है, उसका मतलब साफ साफ पता चल रहा है, तो हम उसको फिर से इंटरप्रिएट नहीं करेंगे, फिर से उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, फिर से उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसका मतलब पता करने के लिए एक्सप्लेन नहीं करी जाएंगे कि क्या इसका और भी मतलब निकल सकता है। अगर एक वर्ड का एक स्पेसिफिक मीनिंग निकल रहा है तो हम उसे फर्दर इंटरप्रिएट नहीं करेंगे। अब फ्रेंड्स मैं आपको एक केस लॉ बताता हूँ, मोतीपुर जिम्मेदारी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में क्या हुआ था? इस केस में सेल्स टैक्स ऑफ बिहार में ये क्वेश्चन उठा था कि क्या शुगर केन गन्ने को सेल्स टैक्स में एग्जम्पशन मिलेगी, छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर हम टेक्निकल मीनिंग समझें या फिर डिक्शनरी मीनिंग समझें वेजिटेबल का, तो उसमें सारे वेजिटेबल इंक्लूड होते हैं, इंक्लूड गन्ना भी, शुगर केन भी उसमें इंक्लूड होगा। लेकिन अगर हम रोज़मर्रा की लैंग्वेज देखें, रोज़मर्रा को देखें या फिर हमारी सोसाइटी को देखें, तो वो गन्ने को क्या करते हैं, गन्ने को एक वेजिटेबल नहीं मानते। ओके, और सेल्स टैक्स ऑफ बिहार भी जो गन्ने को वेजिटेबल नहीं मानता, क्योंकि जो सोसाइटी है हमारी वो भी क्या करना चाहती, वो भी गन्ने को एक वेजिटेबल नहीं मानती, क्योंकि वो अपने गार्डन में उसको नहीं उगा सकती, किचन गार्डन में नहीं उगा सकती। सेल्स टैक्स क्या चाहता था? सेल्स टैक्स ये चाहता था कि वो
उनको ही एग्जम्पशन दे, उनको ही छूट दे जो कि एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक वेजिटेबल सब्जियां कहलाई जाती हैं, या फिर कोई व्यक्ति उसको अपने किचन गार्डन में उगा सके, उसको ही एग्जम्पशन दे। सो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि गन्ना जो है, गन्ने को वेजिटेबल कंसीडर नहीं किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द सेल्स टैक्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। सेल्स टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से गन्ने को वेजिटेबल नहीं माना जाएगा, और इसको जो है छूट नहीं मिलेगी सेल्स टैक्स पे। मतलब कि गन्ने पर सेल्स टैक्स लगेगा ही लगेगा। ये इस केस में कंसीडर हुआ था। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सेकंड रूल की, जो है रीजनेबल रूल। इसका एक मैक्सिम है उट रेस मैगिस वैलियत क्वैम पीरियड। इसका मतलब क्या है? इस रूल का मतलब, इस मैक्सिम का मतलब ये है कि अगर हमने किसी स्टैट्यूट को इंटरप्रेट करना है, एक्सप्लेन करना है, तो हमें उस स्टैट्यूट को, एक्ट को, सेक्शन को, या फिर किसी भी डेफिनेशन को इंटरप्रेट, एक्सप्लेन करना है, वो मीनिंगफुल एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मतलब कि उसकी कुछ सेंस बनती होनी चाहिए, उसका कुछ मीनिंग निकलता होना चाहिए। ऐसा नहीं है हम उसको इंटरप्रेट, एक्सप्लेन करी जा रहे हैं, बड़ा बड़ा करी जा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा। सो ये रीजनेबल रूल ये कहता है कि अगर हमने इंटरप्रेट करना है किसी एक्ट को, तो हमें उसको मीनिंगफुली एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ऐसा ना हो उसका कोई मीनिंग भी ना निकलता हो और हम उसको एक्सप्लेन करी जाएं और करी जाएं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक एक्ट है, उसको हम दो तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसका मतलब निकाल सकते हैं। एक का हम अगर मतलब निकालें, एक साइड हम ले लेते हैं, पहले एक साइड लेंगे फिर दूसरी साइड लेंगे। एक साइड का मतलब निकालें तो उसका बहुत ही बड़ा वाइड मतलब निकलता है, मतलब कि बहुत बड़ा लंबा खींचता चला जाता है। ओके, मतलब कि बहुत ही बड़ी मीनिंग निकलता है उसका। ओके, वो शॉर्ट फॉर्म में भी नहीं है, उसकी कोई सेंस भी नहीं बन रही। अब हम दूसरी साइड की बात कर देते हैं। दूसरी साइड में उसी एक्ट का मतलब निकल रहा है एक शॉर्ट फॉर्म में, एक स्मॉल वर्ड में, एक ही वर्ड में उसका मीनिंग निकल रहा है, पता चल रहा है कि ये क्या कहना चाहता है, तो हम उसको रेफर करेंगे, ना कि पहले वाले को जो कि लंबा खींचता चला जाता है। ओके, ये रूल ये कहता है कि जिस वर्ड का, जिस स्टैट्यूट का अगर हम इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसका कुछ मीनिंग निकल रहा है, तो हम उसको रेफर करेंगे, ना कि दूसरे को जिसकी कोई सेंस ना बनती हो, जिसका कोई मीनिंग ना बनता हो। अब बता दिए फ्रेंड्स थर्ड रूल के बारे में, जो कि है हारमोनियस रूल। हारमोनियस रूल, सबसे पहले आपको हारमोनी का मतलब पता होना चाहिए। हारमोनी का मतलब होता है इकट्ठा या फिर एक साथ चलना। ओके, इस रूल में क्या बताया गया? इस रूल में ये बताया गया, अगर किसी स्टैट्यूट के, किसी एक्ट के हम दो तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं, दो तरह से उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। हम उस एक्सप्लेनेशन को लेंगे जो कि उसके ऑब्जेक्ट के साथ मैच खा रही हो, उस एक्ट के ऑब्जेक्ट के साथ मैच खा रही हो, हम उसको, उस एक्सप्लेनेशन को लेंगे। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में पूरा स्टैट्यूट, पूरा एक्ट बात कर रहा हो। ओके, अब हम उसी डेफिनेशन को लेंगे ना जिसके बारे में पूरा एक्ट बात कर रहा हो। ऐसा तो नहीं है हम एक्ट किसी और की बात कर रहा है, हम कोई और डेफिनेशन डाल दे बीच में। फॉर एग्जांपल, अगर एक्ट प्रॉपर्टी की बात कर रहा है तो हम वाटर की बात डाल दे बीच में, हम इन्वायरमेंट की बात डाल दे बीच में। ऐसा नहीं हो सकता, हम उसी की बात डालेंगे जो कि उसके ऑब्जेक्ट के साथ मैच खाएगी। ओके फ्रेंड्स, सो ये था हारमोनियस रूल। ओके, इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, केस लॉ बताता हूँ। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला है। इसमें क्या था? इसमें आपको सभी को पता होगा कि आर्टिकल 13 क्लोज 2 ये कहता था कि जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट्स को क्या नहीं कर सकती, अमेंड नहीं कर सकती, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकती। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये भी पता होगा कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो कोई किसी को भी अमेंड कर सकती है, किसी भी चीज़ को अमेंड कर सकती है, चाहे वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन भी अमेंड कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हारमोनियस इंटरप्रिटेशन को अडॉप्ट करते हुए ये कहा था कि जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर तो है अमेंड करने की पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को, वो चाहे जिसको मर्जी अमेंड कर सकती है, लेकिन अगर उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? पार्लियामेंट को पहले इसको पूरा डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, तब फिर क्या कर सकती है? इसको अमेंड कर सकती है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फोर्थ रूल के बारे में, जो कि है बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन रूल, जिसको हम हिडन रूल्स भी कह देते हैं और मिस्चीवियस रूल भी कह देते हैं। हम इसको हिडन रूल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हिडन केस से हमारे पास आया था। इस रूल में क्या है? बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन रूल में ये है कि जब
कोई प्रोविज़न्स, मतलब किसी एक्ट की कोई प्रोविज़न्स के कई सारी इंटरप्रिटेशन हो सकती हों, कई सारे मतलब निकलते हों, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी इंटरप्रिटेशन हमने जो है लेनी है और कौन सी इंटरप्रिटेशन सही होगी। इससे रिलेटेड जो है बेनिफिशियल रूल बनाया गया है। सो बेनिफिशियल रूल ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जिसमें एक प्रोविज़न्स के कई सारी इंटरप्रिटेशन हो रही हों और हमने चूज़ करनी हो कौन सी इंटरप्रिटेशन जो है सही है, सबसे पहले हम 4 क्वेश्चन पूछेंगे अपने आप से। सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि जो हमारा लॉ बना हुआ है, जो हमारे हमारे पास आज लॉ है, क्या उससे पहले कोई लॉ बना हुआ था हमारे पास? क्या उससे रिलेटेड कोई लॉ था पहले से ही? ओके, क्योंकि मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, अगर हमने जो है एक इंटरप्रेट करनी हो तो हमें सारी डेफिनेशंस, सारे एक्ट्स की डेफिनेशन, मतलब कि सारे लॉ, पिछले भी लॉ देखने पड़ेंगे, तभी एक सही इंटरप्रिटेशन हो सकती है। इसलिए सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास क्या कोई ऐसा लॉ था किसी प्रोविज़न से डील करता हुआ? अगर था तो उसमें क्या कोई डिफेक्ट था या नहीं था? अगर उसमें कोई डिफेक्ट था तो हम वो इंटरप्रिटेशन नहीं लेंगे हमारे इस प्रोविज़न्स के लिए। ओके, दूसरा क्वेश्चन ये था कि उसमें कोई डिफेक्ट था या नहीं था। थर्ड क्वेश्चन ये आ जाता है कि अगर उसमें जो पास्ट लॉ था उसमें कोई डिफेक्ट था तो हमने आज के लॉ में क्या चेंजेस की, क्या रेमेडीज़ प्रोवाइड की उसको ठीक करने के लिए, उसके डिफेक्ट को ठीक करने के लिए। ओके, और अगर हमने रेमेडीज़ प्रोवाइड कर दी तो उसके लिए उसमें रीज़न क्या था, रीज़न ऑफ द रेमेडी। सिंपल शब्दों में 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले, क्या कोई लॉ था पुराना कि नहीं था? सेकेंडली, अगर पुराना लॉ था तो उसमें कोई डिफेक्ट था या नहीं था? थर्डली, अगर कोई डिफेक्ट था तो उसके लिए हमने क्या रेमेडीज़ लेकर आए, उसको ठीक करने के लिए हमने जो आज लॉ बना हुआ है उसमें क्या चेंजेस किए थे वो भी देखेंगे। और फोर्थली, रीज़न फॉर रेमेडीज़, अगर उनको ठीक करने के लिए हमने कुछ अपनाया तो हमने किस लिए उनको ठीक किया, क्या रीज़न्स थे, वो भी हमें क्या करने, मेंशन करने पड़ेंगे। सिंपली शब्दों में अगर मैं बात करूं बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन रूल या फिर मिसचिफ रूल की, तो ये वो रूल्स होते हैं कि हमें वो इंटरप्रिटेशन अडॉप्ट करनी चाहिए जो कि उस एक्ट के, जिस एक्ट के बारे में हम, जिस प्रोविज़न्स के बारे में इंटरप्रेट करना है, हमें वो प्रोविज़न्स लेनी चाहिए, वो इंटरप्रिटेशन लेनी चाहिए उस प्रोविज़न्स की जो कि उस प्रोविज़न की बेनिफिट के लिए हों या फिर उसके जो नुकसान हो रहा है उसको बरते हों, उसको फुलफ़िल करते हों, उसके डैमेजेस को रिलीफ देते हों। उसको हमें क्या करना चाहिए, उसको हम, उस इंटरप्रिटेशन को हमें अडॉप्ट करना चाहिए जिससे कि उस प्रोविज़न्स का बेनिफिट हो। ये कहता है बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन रूल। सो फ्रेंड्स, 5वां रूल है एक्सेप्शनल रूल। एक्सेप्शन से आपको समझ लग रहा होगा, जो एक्सेप्शन का मीनिंग होता है असाधारण या फिर कोई खास चीज़ हो उसको हम कहेंगे ये एक्सेप्शन चीज़ है। सो इस रूल में क्या है, इस रूल में ये है कि हमने क्या करना है, हमने जो भी हमारे एक्ट्स में, जो भी लॉ में कोई रुकावटें, कोई बाधा आ रही होगी, हमने उसको हटाकर एक्ट को आसान तरीके से क्या करने का कोशिश करनी है, आसान तरीके से इंटरप्रिएट करने की कोशिश करनी है, एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है। मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, कई बार एक्ट में या फिर लॉस में ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका कोई भी मतलब नहीं होता, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो एक्ट में कई बार मेंशन किए होते हैं वर्ड्स, हमें क्या करना चाहिए, हमें या फिर उन वर्ड्स को हटा देना चाहिए या फिर उन वर्ड्स को ऐसे इंटरप्रिएट करना चाहिए, ऐसे एक्सप्लेन करना चाहिए ताकि हमें जो है अच्छे से समझ लग जाए। आप सभी को पता होगा कि कई बार जो एक्ट्स होते हैं, कई बार प्रोविजंस होती हैं, उसमें एंड लिखा होता है, और लिखा होता है, शैल लिखा होता है और मे लिखा होता है। कई बार बच्चों को ये समझ नहीं लगता शैल का मतलब कहाँ पे है, मे का मतलब कहाँ पे है। कई बार इन चीज़ों को बच्चे क्या कर देते हैं, इग्नोर भी कर देते हैं। शैल, मे, एंड और को कई बार इग्नोर भी कर देते हैं। वो मेन जो मेन हेडिंग्स होती हैं उनको रीड कर लेते हैं। लेकिन जो एक्सेप्शनल इंटरप्रिटेशन है वो ये कहती है इनका भी कोई मतलब है। अगर लेजिस्लेचर ने इनको एक्ट में डाला है तो इनका भी कोई मतलब ज़रूर होगा। सो हमें इनको भी इंटरप्रेट करना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए। यही होती है एक्सेप्शनल इंटरप्रिटेशन। जैसे कि मैं आपको बता दूं, एंड और कहाँ पे यूज़ होते हैं। एंड यूज़ होता है कंपलसरी चीज़ों पे, और यूज़ होता है वो भी हो सकता है या ये भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं क्लोज 1, क्लोज 2, क्लोज 3, इसमें अगर मैं एंड लगा दूं, 1 क्लोज
सेकंड क्लोज एंड थर्ड क्लोज। मतलब कि ये तीनों क्लोज कंपलसरी हैं किसी प्रोविजंस को फुलफिल करने के लिए, किसी एक्ट को परफॉर्म करने के लिए तीनों क्लोज जो है कंपलसरी हैं। अगर इन तीनों में से एक भी नहीं होगा तब माना नहीं जाएगा कि वो एक्ट जो होगा वो इस प्रोविजंस के अंदर कवर होगा। अगर हम और लगा दें क्लोज 1 और क्लोज 2 और क्लोज 3, मतलब कि इन तीनों क्लोसेस में कोई भी एक फुलफिल हो गया तब भी ये एक्ट जो होगा इस प्रोविजंस में आ जाएगा। इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स, हमें ऐसे इंटरप्रेट करना चाहिए ताकि जो एक्ट है वो, ताकि जो प्रोविजंस है वो अच्छे से स्मूथली रन करे, हमें पता चल जाए सारा कुछ। एक और बात आ जाती है शैल और मे के बारे में। आपको पता है शैल कहाँ पे यूज़ होता है, मे कहाँ पे यूज़ होता है? मे का मतलब होता है हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। आप फॉर एग्जांपल अगर किसी रेस्ट में लिखा हुआ है कि पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट, पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। जहाँ पे लिखा हुआ शैल पुलिस ऑफिसर अरेस्ट, तो पुलिस ऑफिसर वहाँ पे कंपलसरी है, उसको अरेस्ट करना ही पड़ेगा। सो ये है फ्रेंड्स एक्सेप्शनल इंटरप्रिटेशन कि हमें कई बार एक्ट में ऐसे वर्ड दिए होते हैं कि उनको इंटरप्रिएट करना जो है कंपलसरी होता है, उनको इंटरप्रिएट करना चाहिए ताकि वो एक्ट की जो लैंग्वेज है वो अच्छे से क्लियर हो सके हमें कि वो प्रोविजंस, वो एक्ट कहना क्या चाहता है। ओके फ्रेंड्स, अब बात आती है फ्रेंड्स हमारे लास्ट रूल के ऊपर आ जाते हैं। एडजस्टम जेनरिस, ये एक लैटिन वर्ड है। ओके, इसका मतलब होता है सेम काइंड। मतलब कि हम एक कैटेगरी को देखकर अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसमें क्या होगा। फॉर एग्जांपल आपको मैं बता दूं, आप ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट की बात करते हो, आपको इसका नेम पढ़कर ही पता चल जाता है कि ये किसके बारे में बात कर रहा होगा। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी मतलब कि इसमें प्रॉपर्टी की बात की गई है। इससे हमें इंटरप्रेट हो जाता है, एक्सप्लेन हो जाता है, इसका मतलब पता चल जाता है कि इसमें जो है प्रॉपर्टी की बात की गई है। ओके फ्रेंड, सेम एज इट इज़ अगर किसी एक्ट में एटसेट्रा लिखा हो, कहीं पर पहले उन्होंने बात की गई हो थोड़े से कैटेगरी की बात करके फिर आगे एटसेट्रा लिख दिया हो, तो हम ये जान लेंगे कि इस सेक्टर में कुछ भी आ सकता है जो कि उस कैटेगरी से रिलेट करता होगा। जैसे कि मोटर व्हीकल एक्ट में अगर कहीं भी लिखा हो कार, बाइक एटसेट्रा, कार, बाइक एटसेट्रा में क्या क्या आ सकता है? एटसेट्रा में आएगा ट्रक आ जाएगा, रिक्शा आ जाएगा। अब आप ये थोड़ी कह सकते हो एटसेट्रा में एरोप्लेन भी आ जाएगा। एरोप्लेन कैसे आ जाएगा? नहीं आ जाएगा, क्योंकि वो मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में बात कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, सो हम पिछली जो कैटेगरीज बताई गई होंगी उन कैटेगरी को देखते हुए अंदाज़ा लगाएंगे कि जो आगे है एटसेट्रा में क्या आएगा, उसको हम कहेंगे एडजस्टम जेनरिस। इसमें सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊं तो ये समझ लीजिए कि सेम काइंड के, सेम तरह के इंटरप्रिएट को हम कहेंगे एडजस्टम जेनरिस इंटरप्रिटेशन का रूल। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर किसी रूल के रिलेटेड कोई भी डाउट है, प्लीज़ गो टू कमेंट बॉक्स जाइए, कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर आंसर करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है मिल सके और उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।